जरा सोचो तुम्हारे घर में एक जादुई दरवाजा हो और उस दरवाजे के अंदर जाते ही तुम्हारी सारी पर्सनालिटी चेंज हो जाए। तुम एक गंदे से दिखने वाले लड़के से एक चार्मिंग और हैंडसम लड़का बन जाओ और क्लास की सारी लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो जाए दीवानी। इसके बाद और तो और तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान भी बन जाओ। कहानी की शुरुआत होती है कुछ गुंडों से जो एक लड़की को बीच सड़क पर छेड़ रहे थे, जहां उसे बचाने यूया नाम का एक लड़का आ गया। उसने उन लोगों से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन लफंगों ने उसे मोटा और गेंडे का बच्चा कहकर बुरी तरह से पीट दिया। इस दौरान थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आ गई, जिसे देखकर वो लफंगे तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए। वहीं इधर लड़की अपनी मदद के लिए यूया को थैंक्स करती है, लेकिन यूया ये कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर वो वहां से चला गया। दरअसल यूया के दादा, जिनसे यूया सबसे ज्यादा करीब था, उसने हमेशा यही सिखाया कि दूसरों की मदद करना और अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। इसी बीच घर लौटते ही उसकी नजर उसके घर की दीवारों पर गई, जहाँ कोई चाइनीज में उसके लिए गालियां लिख कर गया था। असल में बचपन से ही बेचारे यूया को सबने बस तंग ही किया। कभी स्कूल में बच्चे, कभी उसके भाई बहन और यहाँ तक कि उसके अपने मम्मी पापा भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसके दादा ही एकमात्र ऐसे इंसान थे जो उसका ध्यान रखते थे। उनका हमेशा बस इतना ही कहना था, देखो अगर तुम अच्छे बनोगे तो तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी। लेकिन बेचारे यूया की ये खुशी भी भगवान ने उससे छीन ली, क्योंकि एक सुबह उसके दादाजी की मौत हो गई। हाँ, और फिर वो अपनी सारी संपत्ति और घर यूया के नाम कर जाते हैं। हालांकि उसके माता पिता ने उस वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन आखिरकार युवा को सब कुछ मिल ही जाता है। अब ये देखकर उसके माता पिता ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके बाद युया अकेला रहने लग गया और साथ ही पास में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। एक तरफ जहां मिडिल स्कूल से उसकी पढ़ाई अब खत्म हो रही थी, वहीं उसकी ईयर बुक में सबने उसके बारे में सिर्फ बुरा बुरा ही लिखा। अब ये देखकर जब वो स्कूल से निकलने की कोशिश करने लगा तो उसके बदमाश साथी उसे रोक लेते हैं और उसे ये याद दिलाने लगे कि भले ही स्कूल खत्म हो गया हो, लेकिन वो अब भी उनका नौकर ही है। क्या है? नौकर नौकर। जिसे सुनकर यूया ने कहा, मुझे काम पर जाना है, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सुने उसे तबीयत से पीट दिया। अरे यार, ये कैसे गुंडे हैं यार, बात बात पर पीटे जा रहे हैं। वहीं उसके भाई बहन पास ही में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। क्या यार, कलयुग आ गया है, कलयुग। थोड़ी ही देर में जब वो काम पर पहुंचा तो उसका बॉस उससे नाराज हो गया। बेवकूफ लड़के, तू आज फिर से लेट आया है, तेरे दिमाग में कोई चीज जाती है या नहीं? अकल के अंधे, चल अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। और अगले ही पल उसे जॉब से निकाल दिया गया। हाय, मुसीबतों के पहाड़ टूटते जा रहे मेरे बेचारे यूया पर। इन सब के बाद घर पर यूया अकेला बैठा खुद को कोस रहा था। उसने खुद को आईने में देखा और गुस्से में आकर आईना तोड़ दिया। आईना तोड़ना बनता भी था यार, ऐसी शक्ल आईने में दिखेगी तो आईना टूटेगा ही ना। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसकी ये घटिया जिंदगी कभी नहीं बदलेगी और वो तैश में आकर दीवार पर जोर जोर से मुक्का मारता है। लेकिन ये क्या, अगले ही पल जो हुआ उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अचानक से दीवार खुल गई, जिसके पीछे एक गुप्त कमरा था जहाँ बहुत सारी अजीबो गरीब चीजें यूं ही पड़ी हुई थी। एक बार को तो उसे लगा कि शायद ये सब उसके दादा की टोर से लाई गई चीजें हैं, लेकिन इस दौरान ही उसे एक और दरवाजा मिला, जिसका रास्ता एक अजीब से कमरे की ओर गया हुआ था। बेचारा डरा सहमा यूया जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, इतने में स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ गई, जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि दूसरी दुनिया में आपका स्वागत है। साथ ही उसे कई और फंक्शंस के बारे में भी पता चला, जैसे कि वो वहाँ किसी भी सामान को स्टोर कर सकता है और साथ ही वो ये भी तय कर सकेगा कि इस दरवाजे को कौन इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं। अब शुरू में तो इन नोटिफिकेशन से यूया थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, लेकिन बाद में उसे ये सब किसी गेम जैसा लगने लगा। इस दौरान उसने जब अपना स्टेटस चेक किया तो पाया कि उसके सारे स्टैट्स बहुत ही घटिया है, जैसे कि वो कोई नूबड़ा हो, नूबड़ा। ये क्या, अब गेम में भी मैं ही नल्ला? ये सोचते हुए वो दुखी हो जाता है। थोड़ी ही देर में उसने कमरे के बाहर देखा तो पाया कि वाकई में ये एक दूसरी दुनिया थी, जहाँ एक नोट पर उसकी नजर तो गई, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाया। फिर अगले ही पल उसे अचानक एक स्पेशल लैंग्वेज स्किल मिल जाती है, जिससे वो नोट को समझने लग गया। दरअसल उसमें लिखा था कि इस घर का मालिक एक महान ऋषि था, एक पंडित था, जिसकी अंतिम घड़ी अब बिल्कुल पास ही है और उसने ये सारी चीजें उस इंसान के लिए छोड़ दी है जो इस दरवाजे को ढूंढ लेगा। यानी कि अब ये सारी चीजें यूया के नाम हो गई।
जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति का अंदर आना तो लगभग नामुमकिन था, नामुमकिन। खैर, अंदर उसे कई सारे हथियार मिलते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। उसने एक तलवार उठाई और बाहर जाकर तलवार चलाने की कोशिश करने लगा। गिरते पड़ते अपना यूया काफी मशक्कत के बाद बेसिक तलवार चलाने की स्किल तो सीख ही गया। अब यूया सारे हथियारों से ट्रेनिंग करता है और थोड़े ही समय में उसने कई सारे स्किल सीख लिए, लेकिन उसके स्टैट्स अब भी लेवल 1 पर ही थे। रहा तो नूबड़ा ही ना। तभी अचानक उस पर एक राक्षस ने हमला कर दिया जो कि लेवल 300 का ब्लडी ऑर्गे था। ये देखकर शुरू में तो यूया डर गया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका घर एक जादुई सुरक्षा में है। उधर राक्षस ने दीवार तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं कर पाया। ये देखकर यूया में हिम्मत आई और उसने सोचा, यस, यही मौका है, मुझे उस लपट झंडूस को जवाब देना चाहिए। बस फिर क्या था, अगले ही पल उसने मॉन्स्टर्स पर भाला फेंका जिसने सीधे उस राक्षस को चीर दिया और इस तरह एक ही बार में उसकी मौत हो गई। अगले ही पल वो भाला भी वापस लौट आया और साथ ही राक्षस के मरने के बाद वहाँ पर कई सारी कीमती चीजें भी गिरी। इस दौरान यूया का लेवल सीधा 100 हो जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक गया क्योंकि स्टैट्स की हेर फेर के बाद वो काफी शक्तिशाली हो गया। खैर, थोड़ी देर बाद उसने बाहर निकलने की कोशिश की, जहाँ उसे एक नया ऑप्शन मिला जो कि था कैश आउट का, यानी कि जिन चीजों को उसने जीता था वो उसे असली पैसों में बदल सकता था। बस फिर क्या था, ये देखकर महाराज की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में हो गया और ये देखकर वो खुश होता हुआ वहां से निकल गया। इधर देर रात यूया को अपने शरीर में कुछ बदलाव होता हुआ महसूस हुआ, जिससे कि वो जाग गया और उठते ही उसने पाया कि उसका शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। उसके पुराने कपड़े उसे फिट नहीं आते। दरअसल वो आईना टूटा हुआ था ना, इसलिए वो खुद को ठीक से देख ही नहीं पाया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे कुछ जादुई कपड़े मिलते हैं जो खुद पर खुद उसके साइज में ढल गए और साथ ही उसे कुछ जादुई शक्तियां भी देते हैं। अब इधर एक बार फिर से यूया पर एक नए राक्षस ने हमला कर दिया, जो कि इस खतरनाक दुनिया का एक लेवल 200 का स्लाइम मॉन्स्टर था। लेकिन इस बार अपने यूया के हाव भाव भी बिल्कुल अलग थे। वो पूरी तरह से शांत था, जैसे कि वो कोई मॉन्क हो। इसके साथ ही उसने अपने भाले से एक ही झटके में उस खतरनाक राक्षस का फिर से सफाया कर दिया, जहां इस बार उसे फाइट से काफी स्लाइम और साथ ही उसे एक ऐसा दुर्लभ हार मिला जो उसकी जादुई शक्ति को फिर से भर सकता था। इतना ही नहीं, इस फाइट के बाद उसका लेवल 150 तक पहुंच गया और उसे प्रेजेंस डिक्टेशन नाम की एक नई जादुई स्किल भी मिली। अब इतने हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से अपने बैंगन यूया को थोड़ी सी भूख लग गई। ओए यार, भूख लगी है, क्या करूं? इसलिए वो फाइट से मिले स्लाइम को खाकर देखता है। ओ भाई साहब, इतना स्वादिष्ट दलिया तो मैंने आज तक नहीं खाया। अब इस दौरान उसने ये भी सोचा कि अब तो उसके पास पैसे भी है, तो क्यों ना वो अपने हाई स्कूल के लिए नया यूनिफॉर्म मंगवा ले। इसके बाद हर दिन यूया दूसरी दुनिया में जाने लग गया। वो वहां जाता, ट्रेनिंग करता और नई चीजें सीखता। इससे वो अपनी सारी पुरानी उदासी भूल जाता है कि लोग उसे मारते थे, मोटा कहते थे, वगैरह वगैरह, उसके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते थे, ये सब। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि एक एलीट गॉब्लिन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इधर ब्रेक के बाद हाई स्कूल शुरू हुआ, जहाँ सभी लोग उसकी लुक्स देखकर चौंक गए। यहाँ तक कि उसके अपने भाई बहन रामलीला भी उसे पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि वो कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है। लेकिन थोड़ी ही देर में जब वो बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनका मोटा भाई यूया ही है, तो ये सुनकर मानो सबकी तशरीफें ही फट जाती है। वो सब के सब बस हैरानी से यूया को देखने में लगे हुए थे। ये मंजर इतना अनोखा था कि यूया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो भागता हुआ वॉशरूम की ओर गया। जहां उसने शीशे में खुद को देखा तो उसके भी गोटे 2 मिनट के लिए मुंह में आ गए। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया? इसी बीच वहां एक बड़ी सी लीमो आकर रुकती है, जिसमें से वही सुंदर लड़की बाहर निकली जिसकी यूया ने कहानी की शुरुआत में जान बचाई थी। अब वो इधर उधर यूया को ढूंढने में लगी थी। वहीं यूया को ये तक याद नहीं था कि आखिर ये लड़की है कौन। इसी बीच वो सुंदर लड़की उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने थोड़े दिनों में मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर यूया को सब कुछ याद आ गया, पर वो इस बात से हैरान था कि आखिर मेरे इतने बदल जाने पर भी इसने मुझे कैसे पहचान लिया। इसके जवाब में उसने कहा कि वो उसे उसकी आंखों से पहचानती है, जो कि अभी भी वैसी की वैसी है। इसके साथ ही वो उसे अपना नाम बताती है। उसका नाम था कॉरी और फिर उसने उसे जॉज एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जो कि शहर का सबसे बड़ा स्कूल था, जहां एलीट बच्चे ही सिर्फ एडमिशन लेते थे। दरअसल कॉरी स्टूडेंट यूनियन की मेन हेड थी और उसके साथ उसके पिता जॉज एकेडमी के चेयरमैन थे, इसीलिए ये उनका धन्यवाद बोलने का एक तरीका था। अब वही दूसरी तरफ यूया को ऑफर पसंद तो आया, पर वो अपने आप को इतना स्मार्ट नहीं समझता था कि वो स्कूल में दाखिला ले सके, इसीलिए वो उन्हें मना कर देता है। नहीं, मुझे नहीं लेना। अब इसी बीच उसके कजन्स बीच में टपक पड़े और वो दोनों इस
इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की बात कहते हैं, जिस पर कौरी ने उन्हें साफ मना कर दिया। ये ऑफर सिर्फ मेरे बाबू के लिए है, किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं। अब वहीं वो थोड़ी ही देर में यूया का हाथ पकड़कर उसे बस एक बार ट्रायल क्लास ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसे यूया मान गया। अब ये सुनकर वो खुशी खुशी वहाँ से चली गई। वहीं बाकी स्कूल वालों के हाल तो कुछ ऐसे हो गए थे भाई साहब, जैसे गधों के सिर से सींग ही गायब हो गए हो। अब वहीं वो अगली सुबह जॉस एकेडमी पहुंचता है। वहीं चेयरमैन सुकशा उसका स्वागत करते हैं, साथ ही उसको बहुत सारा धन्यवाद करते हुए ये कहते हैं कि वो उसके कर्जदार है, क्योंकि उसने उसकी इकलौती फूल सी बच्ची की जान बचाई थी। देखो बच्चे, तुम्हें फीस वीस की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं खुद संभाल लूंगा। बस फिर क्या था, युवा अपने पहले दिन के लिए तैयार हुआ, जहां वो थोड़ा सा नर्वस था। इसके बाद उसने सबके सामने अपना इंट्रो दिया, जिसे सुनकर सभी बस इस सोच में पड़े हुए थे कि आखिर ये इतना हैंडसम लड़का यहाँ कर क्या रहा है। अब इधर क्लास में एक लड़की उसकी बगल में बैठती है, लेकिन वो उसके वहाँ पास में होने से पूरी तरह से ठंडी पड़ी थी। इस पर यूया सोचता है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करती। अब लंच ब्रेक में कुछ स्टूडेंट्स उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? अपना स्किन केयर रूटीन बताओ ना प्लीज प्लीज, जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। फिर एक स्टूडेंट उन्हें रोकते हुए यूया को कैफेटेरिया में ले गया, जहां का मेन्यू देखकर यूया चौंक गया। है सब कुछ फ्री। फिर वो एक और स्टूडेंट शिंगो के साथ बैठते हैं, जहां पर वो सभी एनिमे की बातें करने लग गए। अरे तुमने वो एनिमे दास्ता का चैनल देखा? भाई साहब क्या मस्त मस्त वीडियो डालते हैं। तूने नहीं देखा? जाकर देख भाई, मजा आएगा मजा। ये देखकर यूया हैरान रह गया कि ये सब बातें तो उसके जैसी ही है। धीरे धीरे वो उनके बीच अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लग गया और स्कूल का दिन खत्म होते होते वो ये तय करता है कि वो इस स्कूल में ही दाखिला लेगा। इधर अभी यूया कमरे से बाहर निकला ही था कि उसकी मुलाकात कायोरी से हुई, जो भिड़ते साथ ही उससे पूछने में लग गई कि क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम स्कूल ज्वाइन करोगे या नहीं। जिस पर यूया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहीं पर एडमिशन लूंगा। अब ये सुनकर कायोरी खुशी से झूम उठी। वो उसे स्कूल के बाद अपने साथ एक फेमस शॉपिंग एरिया में चलने का न्योता देती है, जिसके लिए यूया थोड़ा सा ना नुकर करते हुए मान जाता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों उस इलाके में घूमने के लिए निकल पड़े। इस दौरान यूया सोचता है कि शायद कायोरी अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती होगी, लेकिन कायोरी उसे बताती है कि वो ज्यादा बाहर नहीं जाती, क्योंकि ज्यादातर लोग उसके परिवार और खासकर उसके पिता की वजह से उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन तुम अलग हो यूया, तुम वैसे नहीं हो जैसे बाकी लोग हैं। अब यूया ये सुनकर थोड़ा सा नर्वस हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अच्छा भी लगता है। थोड़ी देर बाद कायोरी उसे एक क्रेप शॉप दिखाने ले जाती है, जहां मेन्यू की कीमतें देखकर यूया की जान में जान आई। उसे याद आता है कि उसने दूसरी दुनिया में जो मॉन्स्टर मारे थे, उनके बदले में उसने काफी पैसे कमाए थे। अब वो दोनों अलग अलग फ्लेवर के क्रेप्स ट्राई करते हैं और एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक करते हैं। अब यूया सोचता है कि वो बाकी फ्लेवर भी ट्राई करना चाहता है, लेकिन तभी उसके मन में एक डर आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा खाने की वजह से मैं फिर से अपने पुराने मोटे शरीर में बदल जाऊं। नहीं 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 भाई, इतना ही ठीक है। इस दौरान वो उसे अपने क्रेप का एक बाइट ऑफर करती है। रहा नहीं जाता, क्योंकि यूया बाकी फ्लेवर्स ट्राई करना चाहता था। यूया थोड़ा शर्माते हुए एक बाइट ले लेता है, फिर वो खुद भी कायोरी को बाइट ऑफर करता है, तुम भी खाओ। कुछ लड़कियां उन्हें देखती है और सोचती है कि ये दोनों एक साथ कितने क्यूट लग रहे हैं। अब उधर रात को यूया फिर से उस दूसरी दुनिया में लौट गया। वो अब पूरी तरह से आर्मर पहनकर वहाँ के मॉन्स्टर से भिड़ता है। भले अभी भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डर होता था, लेकिन वो उन्हें आसानी से हरा देता। इसी बीच उसका लेवल 235 हो गया, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका लेवल बढ़ने की स्पीड काफी धीमी हो गई है। इसीलिए वो सोचता है कि वो घर से बाहर निकलकर और भी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ेगा। तभी उसे अचानक एक चीख सुनाई दी, और वो फौरन अपना भाला निकालकर उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे कुछ सैनिकों की लाशें मिलती है, जिन्हें किसी भयानक जानवर ने पूरी तरह से मार दिया था। अब इसी बीच उसकी नजर एक लेवल 200 के गॉब्लिन जनरल पर पड़ी, जो वहीं पास में खड़ा था और उसके पीछे एक लड़की भी फंसी हुई थी। ये देखकर यूया ने तुरंत अपना भाला फेंका, लेकिन ये क्या, गॉब्लिन उसे रोक लेता है। अभी यूया अपने आसमानी अटैक से एक ही झटके में अपने पैरों तले गॉब्लिन को मार गिराता है। इसके बाद वो लड़की की तरफ मुड़ा ही था, तभी उसके पीछे एक और गॉब्लिन आ गया और उसने अपने हमले से यूया को उड़ा दिया। ये गॉब्लिन पहले वाले से भी तेज और ताकतवर था। उसे अपनी ताकत और स्किल्स पर पूरा भरोसा था। वो अपने भाले की मदद से हवा में छलांग लगाकर गॉब्लिन के ऊपर से निकलता है, फिर तीर कमान से उस पर हमला करते हुए आखिरकार अपनी तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है।
ये देखकर लड़की बेहोश हो गई और तभी कुछ सैनिक लड़की की खोज में वहाँ पर पहुँचते हैं। अब यूया ने उन्हें देखते ही खुद को इनविजिबल कर लिया और उनके ऊपर पूरी नजर रखी, जहाँ ये पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस लेक्सिया है। अगले दिन यूया फिर से असली दुनिया में जाता है, जहाँ वो मूड बनाता है कि अब तो उसे कुछ नए कपड़े ले लेने चाहिए कि अब उसके पास अच्छी खासी कमाई हो गई है। जब वो मॉल में कपड़े खरीदने के लिए जाता है तो लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई मॉडल या फिर एक्टर है। वहीं दूसरी तरफ उधर एक फोटोग्राफी डायरेक्टर परेशान था, क्योंकि उनका मेन मॉडल शो शूट पर नहीं आया और तरह तरह के नखरे दिखा रहा था। तभी उसकी नजर यूया पर पड़ी और वो उसे देखकर हैरान हो गया। इसीलिए वो उसके पास पहुंचा और यूया से शूट के लिए मदद मांगने लगा, जहाँ यूया पहले तो इस काम के लिए थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया और फिर शूट शुरू हुआ। रोल कैमरा एक्शन। जहां अपना हीरो यूया को एक रोमांटिक कपल की तरह मीहू के साथ फोटो खिंचवानी थी। अब यूया शूट से पहले थोड़ा सा नर्वस था। ये देखकर मीहू उसकी तारीफ करती है, अरे तुम्हें तो हैंडसम मैन ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, जिसे सुनकर यूया थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया। दूसरी तरफ लेक्सिया अपनी जान बचाने वाले को ढूंढने के लिए फिर से डार्क फॉरेस्ट जाती है। वहीं उसके सोल्जर्स उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसका कहना सिर्फ इतना सा था कि उसे उस लड़के को धन्यवाद कहना है जिसने उसकी जान बचाई है, और कुछ नहीं। अब इधर मॉल में जैसे ही शूट खत्म होता है तो यूया थक कर बैठ जाता है और फिर दोनों बातें करने में लग गए, जहां वो बताती है कि उसने मॉडलिंग इसलिए शुरू की थी क्योंकि उसके पेरेंट्स कभी उसके साथ समय नहीं बिताते थे। जब उसे लोगों का प्यार मिला तो उसने मॉडलिंग को जारी रखा। अब इसी बीच अचानक असली मॉडल चू वहां पर आ गया और वो मीहू के साथ जबरदस्ती वहां सीन क्रिएट करने में लग गया, जिस पर यूया ने देखा कि मीहू पूरी तरह से अनकंफर्टेबल थी। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों के बीच में आकर बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान सनकी शू ने यूया को पंच करने की हिम्मत की, लेकिन यूया उससे बचते हुए अगले ही पल उसे आसानी से दूर फेंक देता है। वही ये देखकर भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। उधर डायरेक्टर भी उसे थैंक यू बोलते हुए पूछता है कि क्या वो इन फ्यूचर और मॉडलिंग करना चाहता है, जिस पर यूया ने उसे ना कहते हुए बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ। अब ये सुनकर डायरेक्टर ने उसकी बात का मान रखा और उसे शूट के सारे कपड़े गिफ्ट कर दिए। लो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। बैकअप। इधर एडवर्टीजमेंट एजेंसियों में उसकी फोटो वायरल हो चुकी थी। एक बूढ़ी महिला बहुत इंटरेस्ट के साथ अपने असिस्टेंट से कहती है, इसे ढूंढो इससे पहले कि कोई और एजेंसी उसे साइन कर ले, समझ गए। वहीं वापस दूसरी दुनिया में लेक्सिया के नाइट्स गॉब्लिन से लड़ रहे थे, लेकिन एक गॉब्लिन उसके पीछे आ गया और इसी बीच यूया वहां पर पहुंच गया और उसने एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को हरा दिया। ये देखकर लेक्सिया बहुत ज्यादा खुश होती है, तुम सच में बहुत कमाल के हो हीरो। और वो उसके पास आकर उससे कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, और फिर अचानक ही उसके मुंह से निकल गया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। उसके नाइट्स उसे याद दिलाते हैं कि वो एक राजकुमारी है और यूया के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन लेक्सिया कहती है ये पहली नजर का प्यार है। अब दोनों के बीच बहस चल रही थी, लेकिन यूया बीच में बोलता है, अरे ये जंगल बहुत खतरनाक है, चलो मेरे घर चलते हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए कि क्या कोई सच में डार्क फॉरेस्ट में भी रहता है। थोड़ी ही देर में सभी उसके घर पहुंच गए, जहां वो उसके घर को देखकर हक्के भक्के रह गए। ओले बाबा, इतना सुंदर घर हम कभी नहीं देखा। उधर उनमें से एक नाइट ने अपना नाम ऑलिन बताया, जो कि अर्जेलिया नाइट्स का कैप्टन है। इसके साथ ही उसने अपनी भारी आवाज में लेक्सिया का भी परिचय कराया। लड़के, ये है अर्जेलिया की पहली राजकुमारी और इसके साथ ही अपने पिता के बाद गद्दी की दूसरी दावेदार लेक्सिया राजकुमारी की जय हो। अब इधर लेक्सिया ने उसे एक बार फिर से बचाने के लिए धन्यवाद कहा, मगर ये जानने के बाद कि वो एक राजकुमारी है, अपना यूया की थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई कि कहीं उसने कोई गलत बर्ताव तो नहीं कर दिया। लेकिन इस पर वो कहते हैं कि चिंता मत करो, अब ये कोई फॉर्मल मीटिंग तो है नहीं, और वैसे भी तुमने राजकुमारी की जान बचाकर हमारे राज्य पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसीलिए नो टेंशन। अब इसके साथ ही यूया ने भी उन्हें अपना नाम बताया, जिसे सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो किसी दूसरे देश से है। इधर लेक्सिया तो दिन में ही सपने में डूब गई कि यूया किसी दूसरे देश का राजकुमार है। इसके बाद ऑलिन बताता है कि वो असल में उसे ढूंढने आए थे, क्योंकि पिछली बार जब यूया ने लेक्सिया को बचाया था तो उसे धन्यवाद कहने का मौका भी नहीं मिला था। तभी उसकी बातों को बीच में ही काट कर लेक्सिया कहती है, तुम्हें पता है उस दिन के बाद से मैं बस तुम्हारे ही बारे में सोचती रही। ये पहली बार है जब मैंने किसी के लिए ऐसा महसूस किया है। और अगले ही पल उसने फिर से यूया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, मुझसे शादी करोगे।
अब जिसे सुनकर यूया पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे लगता है कि ये प्रपोजल बहुत अचानक में लिया गया फैसला है। खैर, लवर ना सही तो क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? ये सुनकर यूया अपने पास्ट की वजह से थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन आखिरकार लेक्सिया से दोस्ती के लिए मान जाता है। इसके बाद ऑलिन ने यूया को बताया कि उनके यहाँ आने का एक और कारण है। दरअसल राजा उसे शाही महल बुलाना चाहते हैं ताकि वो खुद यूया का धन्यवाद कर सके। अब ये सुनकर यूया थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन ऑलिन के ये कहने पर कि ये राज आज्ञा है और जब तक वो मान नहीं जाता वो वहाँ से नहीं जाएंगे, इसीलिए ना चाहते हुए भी यूया को आखिर में मानना ही पड़ा। फिर उसने उन्हें बताया कि उसने अभी अभी नए स्कूल में एडमिशन लिया है, इसलिए अभी के लिए तो ये मुश्किल है, लेकिन वो थोड़े ही दिनों में उनसे जरूर मुलाकात करेगा। अब ये सुनकर वो लोग भी राजी हो गए। जाते समय लेक्सिया यूया को कहती है कि अगली बार मिलने तक वो उसका दिल जीतने की पूरी तैयारी कर लेगी। अब इधर राजधानी में एक आदमी अपने बॉस को रिपोर्ट करता है कि लेक्सिया को मारने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई, जिसके बाद एक नकाबपोश आदमी दिखाई दिया जिसने उन हत्यारों को भेजा था, लेकिन वो डार्क फॉरेस्ट में चले गए और वहाँ के राक्षसों ने उन्हें मार डाला। वो इस बात पर हैरान था कि आखिर लेक्सिया बिना किसी चोट के कैसे लौट आई। साथ ही वो अपने लोगों को चेतावनी देता है कि अगली बार उनसे ये गलती अगर दोबारा हुई तो वो सबकी खटिया खड़ी कर देगा। ये बोलने के साथ ही उसने अपना नकाब उतारा। आधे जले हुए चेहरे वाला ये आदमी भी दरअसल शाही परिवार का सदस्य ही था। वो कसम खाता है कि वो एक दिन लेक्सिया से बदला लेकर रहेगा। अब इधर यूया अपने घर में कैलेंडर पर राजा से मिलने की तारीख का निशान लगाता है। फिर वो अपना नया यूनिफॉर्म पहनकर एकेडमी के अपने पहले दिन के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान रास्ते में सभी लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई मशहूर मॉडल हो। एकेडमी पहुंचने के बाद यूया को क्लास में एक ऑफिशियल स्टूडेंट के रूप में पेश किया जाता है, जहां रियो और शिंजो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अब इधर पीरियड के दौरान कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे, जहां रोए पैरों का जादू दिखाते हुए कई लड़कियों को रिझा रहा था। उधर साइड में बैठा यूया कायरे से कुछ बातें करने में लगा था, जहां वो उससे पूछती है, अरे तुम क्यों नहीं खेल रहे? क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं? इस पर यूया उसे बताता है कि उसके पास अभी जिम के कपड़े नहीं हैं। उधर मैच अपने चरम पर था, जहां रॉय ऑपोजिट टीम से भिड़ता हुआ अपनी स्मार्टनेस से बॉल को अकीरा को पास कर देता है। अकीरा ने देर न करते हुए शॉट लिया और गोल पे शॉट न मारते हुए बल्कि यूया के मुंह पर बॉल मारना चाहिए, जहां यूया ने झट से आकर बॉल को रोकते हुए ऐसी लात मारी कि सीधा ही गोल हो गया। ये नजारा इतना अद्भुत था कि वहां खड़े सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए कि उसने इतनी तेजी से कैसे मूव किया। वहीं इधर अकीरा माफी मांगता हुआ कहता है कि वो कायरे का नौकर बन जाएगा, लेकिन कायरे उसे मना कर देती है। और बाद में चेंजिंग रूम में लड़कियां यूया की तारीफ करते हुए कहती है कोई लड़की ना पागल ही होगी जो इसे सिंगल समझेगी। इस पर कायदे और कायूरी दोनों कहती है कि ऐसा कुछ पक्का नहीं है, वो सिंगल ही है। अगले क्लास में यूया मैदान में मौजूद कायूरी को हाथ हिलाकर हाय कर ही रहा था कि इतने में कुछ गुंडे मोटरसाइकिल से स्कूल ग्राउंड में घुस आते हैं। उन्होंने आते ही लड़कियों को घेर लिया। दरअसल ये रेड ऑगर्स नाम के इलाके का सबसे खतरनाक गैंग था, जिनमें यूया के अपने भाई बहन भी इस गैंग के मेंबर थे। वो काओरी को घेर कर कहते हैं कि वो यहाँ उससे बदला लेने आए हैं क्योंकि उसने उन्हें नीचा दिखाया था और उसी यूया को यहाँ एकेडमी में एडमिशन दिलाया। ये सुनकर काओरी ने उन्हें पुलिस बुलाने की धमकी दी, लेकिन इस पर यूया की बहन सारा कहती है, अबे तू कोई हूर की परी है क्या? और तू भूल गई क्या ये कोई सीआईडी नहीं चल रहा कि पुलिस टाइम से आ जाएगी, समझी? इसीलिए हमारे पास अभी बहुत टाइम है। इसके साथ ही वो काओरी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और उधर यूया का मन तो उसे बचाने का करता है, लेकिन पुराने बुलीज का सामना करने के डर से उसके पैर कांपने लगते हैं। फिर भी वो हिम्मत जुटाता हुआ अगले ही पल चौथी मंजिल से कूदकर नीचे आ गया और वहां आकर वो अपने पुराने गुंडे दुश्मन इराकी का सामना करता है और थोड़ी ही देर में एक एक करके उसके सभी आदमियों को आसानी से हरा देता है। ये हुई ना बात। इसी बीच एक बहुत ही बड़ा मुस्टंडा गुंडा आमोर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन यूया ने उसे भी हवा में ही उछाल दिया। आखिर में गैंग लीडर मोटरसाइकिल से हमला करता है, लेकिन बेकाबू होकर खुद क्रैश हो जाता है। अब इन सब के बीच वहाँ पर पुलिस आ गई और सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है और बाकी सभी स्टूडेंट्स को अंदर जाने को कहती है, चलो अंदर जाओ। उधर यूया काओरी का हाल चाल लेता है कि वो ठीक है या नहीं। तभी अचानक काओरी कमजोर पड़ जाती है
लेकिन यूया तुरंत उसे पकड़ लेता है। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। अब इसी बीच यूया का भाई सोचता है कि ये रेड ऑगर्स यानी कि ये लाल राक्षस बिल्कुल बेकार थे, लेकिन तभी अचानक उसका बॉस गला पकड़कर उसे कसकर दबाने लगा। बॉस अपनी पूरी गलती उसी पर डाल देता है और कहता है कि उन सब की ये हालत उसी की वजह से हुई है। ये देखकर सोरा रोते हुए उससे मिन्नतें करती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन अगले ही पल बॉस ने उसे भी लात मारकर दूर फेंक दिया और गला दबाता रहा। तभी यूया बीच में आकर उसे छुड़ाता है और दोनों को अलग कर देता है। अब यूया की इस मदद से उसका भाई बच गया और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू भाई। लेकिन गुस्से से भरा बॉस यूया पर हमला करने के लिए उसकी ओर जैसे ही झपटा, वैसे ही यूया ने बिना लड़े ही इतनी जबरदस्त डरावनी नजरों से उसे देखा कि बॉस वहीं पर रुक गया। भाई साहब, ऑरा 99999999 ये तो अनगिनत हो गया। बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन धीरे धीरे माहौल शांत हो जाता है। अब उधर उसका भाई सोचता है कि यूया ने उसकी मदद क्यों की, जबकि उसने हमेशा यूया को सताया और परेशान ही किया था। इस पर यूया उसे बड़े शांत स्वर में जवाब देता है, देखो भले ही तुम लोगों ने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन तुम अभी भी मेरे परिवार हो। मैं तुम्हें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अब ये सुनकर उसके भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सैंटी होकर यूया से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो भैया। उसके भाई और बहन दोनों ने यूया से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगा और उनसे सॉरी भी कहा। भैया, हमने आपके साथ हमेशा बुरा ही किया है, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। फिर यूया अपने दोस्तों के पास पहुंचकर उनसे माफी मांगता है, क्योंकि उसके परिवार की वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन वहाँ उसके दोस्त अभी भी सोच में पड़े थे कि आखिर वो खिड़की से कूदकर भी सही सलामत कैसे है। इसके बाद यूया दूसरे संसार में घूमने निकल पड़ा, जहाँ उसे ओवन की कही हुई बात याद आई कि डार्क फॉरेस्ट पूरे इलाके का सबसे खतरनाक इलाका है। वहाँ के राक्षस इतने ताकतवर है कि अकेले ही किसी पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। अब इसके साथ ही यूया जंगल में और अंदर की ओर जाने लगा, ताकि उसे और शक्तिशाली राक्षस मिल सके जिनसे कि वो मुकाबला कर सके। अचानक उसे एक तेज चीख सुनाई देती है और वो आगे बढ़कर देखता है कि एक छोटा पिल्ला एक ऑर्क के हमले का शिकार हो रहा है। वो पिल्ला किसी रहस्यमयी काली ऊर्जा से चमक रहा था, लेकिन इतना कमजोर था कि वापस लड़ ही नहीं पा रहा था। अब यूया थोड़ी दूरी से देखता है कि वो ऑर्क असल में लेवल 600 ऑर्क किंग है, जिसकी ताकत 20,000 से भी ज्यादा थी। यूया सोचता है कि उसका इससे मुकाबला करने का कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए वो पिल्ले को बचाने का विचार छोड़ देता है। लेकिन जब वो देखता है कि ऑर्क पिल्ले को लगातार पीट रहा है और उसके शरीर को पैरों से कुचल रहा है, तो उससे रहा नहीं जाता। और इस दौरान उसे अपने दादाजी की बातें याद आती है कि ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। अब यूया ने सोचा कि कम से कम पिल्ले को बचाने के लिए वो उस ऑर्क का ध्यान भटका सकता है, और इसी इरादे से उसने सीधा उस पर हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसका हमला इतना शक्तिशाली निकला कि उसने ऑर्क किंग को सिर्फ एक ही वार में खत्म कर दिया। एक ही वार में खत्म हो गया। ये देखकर यूया खुद ही शर्मिंदा हो जाता है कि उसने इतना समय डरते और हिम्मत जुटाने में लगाया और आखिर में लड़ाई इतनी आसानी से खत्म हो गई। फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने शुरुआत में लेवल 1 पर होते हुए भी एक ऑगर को हराया था। अब वो सोचने लगा कि आखिर उस महान ऋषि ने किस तरह के अजीब और खतरनाक हथियार बनाए होंगे, जिनकी वजह से वो इतने ताकतवर दुश्मनों को आसानी से हरा पा रहा है। फिर वो पिल्ले के पास जाता है, जहाँ वो पिल्ला शुरू में तो उस पर गुर्राया, लेकिन यूया ने उसे एक इलाज की दवा देने की कोशिश की, जिससे पिल्ला बेहोश हो गया। अब यूया ने जल्दी से उसका इलाज किया और फिर वक्त के साथ धीरे धीरे पिल्ला उस पर भरोसा करने लगा। अब यूया उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि असल में वो पिल्ला बिल्कुल अकेला है और उसके पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं है। इसलिए यूया उसे अपने पास रखने का प्रस्ताव देता है, जिससे पिल्ला खुशी खुशी मान जाता है। और इसी दौरान यूया को एक नई टेमिंग स्किल मिलती है, यानी कि पालन पोषण की शक्ति, और फिर वो पिल्ला ऑफिशियली उसका साथी बन गया। फिर जब वो पिल्ले का स्टेटस लेवल देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो असल में लेवल 500 ब्लैक फैनियर का कुत्ता था। फिर यूया उसके काले चमकदार फर देखकर उसका नाम नाइट रख देता है। वो दोनों घर लौट आते हैं, जहां यूया देखता है कि ऑर्क किंग को हराने के बाद उसे कई चीजें मिली है, और उन चीजों में थी एक एस रैंक का मैजिक स्टोन, ऑर्क किंग की तलवार और कवच, लेकिन इन्हें इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन्हें दोबारा से गाड़ना पड़ेगा, और एक बहुत ही दुर्लभ जादुई ब्रश जिसमें बालों की वृद्धि बढ़ाने की शक्ति थी। उस ब्रश को उठाकर यूया उस ब्रश से नाइट को संवारता है। इसके बाद जब वो अपने लेवल को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी सिर्फ लेवल 235 पर ही था। ये देखकर उसे काफी अजीब लगा कि
कि लेवल 600 के और किंग को हराने के बावजूद भी उसका लेवल नहीं बढ़ा। लेकिन वो सोचता है कि शायद बाद में उसे इस लेवलिंग सिस्टम का रहस्य समझ में आ जाएगा। उधर स्कूल में उसने अपने दोस्तों से पूछा, अरे यार क्या आसपास कोई पेट शॉप होगा? वो दरअसल मैंने हाल ही में एक कुत्ता अडॉप्ट किया है ना, बस उसके लिए चाहिए था। अब ये सुनकर कैडे मानो पागल सी हो गई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कहती है, ओ क्या तुम मुझे उसकी पिक दिखा सकते हो? इस पर यूया थोड़ा सा नर्वस हो गया क्योंकि बातचीत के दौरान कैडे उसके इतने पास आ गई थी कि ब्लूटूथ डिवाइस पेयर होते होते रह गया। समझदार को इशारा काफी है। इस दौरान यूया ने उसे बताया कि उसके पास तस्वीरें नहीं है क्योंकि उसके पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है। ये सुनकर उसके दोस्त उसे थोड़ा सा वही मानते हैं। हाँ अरे गरीब मतलब, क्योंकि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है। लेकिन यूया ने शांत रहकर उनकी बात ये कहकर काट दी कि उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। खैर उन्होंने उसे पास की एक पेट शॉप का पता बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सॉरी स्कूल के बाद वो सब उसके साथ नहीं चल पाएंगे। अब ये सुनकर कैडे ने मौके पर चौका लगाने का सोचा और अगले ही सेकंड टपक से साथ चलने का ऑफर दे दिया, जिसे यूया ने तुरंत स्वीकार कर लिया और साथ ही उसका धन्यवाद भी किया। इधर घर लौटने पर नाइट दौड़कर यूया के पास आता है, जहां यूया ने उसे वो सारी चीजें दिखाई जो कैडे की मदद से उसने पेट शॉप से खरीदी थी। वो नाइट को नया कॉलर पहनाता है और फिर सोचता है कि अब उसे घुमाने भी ले जाना चाहिए। बस फिर क्या था, इसके बाद वो दोनों पार्क की तरफ निकल गए, जहां पार्क में लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। ओए होए होए होए, इतना सुंदर लड़का, माँ कसम किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा। अबे कुत्ते को भी तो देख कितना सेक्सी है बिडू। वहीं थोड़ी ही देर में पार्क में उसकी मुलाकात कॉरी से हुई, जहां यूया उसे नाइट से मिलवाता है। अब कॉरी नाइट को देखते ही उसे प्यार करने लगी और उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट बताती है। इधर लोग भी उन दोनों को देखकर ये सोचने लगे, अरे यार ये तो बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे हैं। तभी एक लड़की यूया को पुकारती है, यूया। पता चलता है कि वो मियू है, वही मशहूर मॉडल जिसके साथ यूया पहले काम कर चुका था एड में। मियू उसे बताती है कि वो भी इसी इलाके में रहती है और अक्सर यहाँ पार्क में घूमने आती है। वहीं यूया ने उसे कॉरी से मिलवाया, लेकिन थोड़ी ही देर में लोगों की बढ़ती भीड़ की वजह से वो वहाँ से 9-2-11 हो गई। स्टार थी ना इसीलिए। मियू के चले जाने के बाद कॉरी ने यूया से मजाक में पूछा, हाँ जी कौन थी ये हुस्न परी, कहीं तुम वो? ये सुनकर यूया चौंक गया और कहता है कि अबे तू पागल है क्या, उससे तो सिर्फ एक बार मुलाकात की थी, वैसे भी मियू बहुत बड़ी है, मेरे टाइप की नहीं है। इसी बीच अचानक एक महिला जोर से चिल्लाई, कोई मेरी मदद करो, चोर चोर चोर। दरअसल एक आदमी उसका पर्स छीनकर भाग रहा था। तभी क्योरी घबराकर पूछती है कि अब क्या करे। इतने में यूया तुरंत नाइट को उस चोर का पीछा करने का कहकर खुद उस महिला की तरफ जाता है, लेकिन नाइट ने पलक झपकते ही भागते हुए आदमी को पकड़ लिया और घसीटते हुए वापस ले आया। अब इसी बीच यूया और कॉरी उस बुजुर्ग महिला का हालचाल पूछ ही रहे थे कि तभी वो चोर अचानक छुड़ा कर भागने की कोशिश करता है और सीधा कॉरी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। ये देखकर यूया ने फौरन उसे बीच में आकर रोक दिया और उसने बड़ी आसानी से चोर को निहत्था कर दिया और अगले ही पल उसे जमीन पर गिराकर उस पर काबू कर लिया। ये देखकर वहां खड़ी भीड़ जोर से चिल्लाकर उसकी तारीफ करने लगती है, वाह 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 वाह, हीरो हीरो हीरो। साथ ही कॉरी भी उसका धन्यवाद करती है क्योंकि उसने फिर से उसे बचाया। खैर थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर आकर चोर को अपने साथ ले गई। इसके बाद इधर यूया फिर से नाइट के साथ डार्क फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ता है। अब रास्ते में दोनों कई भयंकर राक्षसों से भिड़ते हैं और उसी दौरान उसे एक बार फिर से एक ऑक किंग मिलता है, लेकिन इस बार नाइट ने अपनी शक्ति दिखाकर तेजी से उछलकर उस पर हमला कर दिया और अकेले ही उसकी गर्दन काटकर उसे मार गिराया। हाँ, अगले ही पल उनकी नजर एक क्रिस्टल डियर पर पड़ी जो कि लेवल 630 का हिरन होता है और उसकी जादुई ताकत तो ऐसी थी कि बस पूछो ही मत। एक तरफ यूया खुद को अदृश्य देखकर उसके हर एक मूव को ध्यान से देखता है, लेकिन ये क्या, उस आम से दिखने वाले हिरन ने यूया के इनविजिबल होने के बावजूद भी उसे देख लिया और अगले ही पल तुरंत उस पर हमला बोल दिया। ये देखकर यूया और नाइट दोनों ही शॉक हो गए और जल्दी से जल्दी अलग अलग दिशा में हो गए। जहाँ एक और नाइट ने हमला करने की कोशिश तो की, लेकिन हिरन अपने जादू का इस्तेमाल करके एक जोरदार धमाका कर देता है। इसके बाद उस हिरन ने पानी का बड़ा गोला बनाकर यूया की ओर फेंका, लेकिन यूया समय रहते उससे बच गया। इसके साथ ही वो ये भी समझ गया कि यहाँ उसकी अकेले दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए अब उन दोनों को मिलकर लड़ना होगा।
इसके साथ ही उसने नाइट से कहा, अरे यार कोई मौका बना ताकि मैं उस पर हमला कर सकूं। बस फिर क्या था, नाइट अपनी स्पीड से हिरन के चारों ओर घूमा और आखिरकार उसे चोट पहुंचा देता है। ये देखकर यूया तुरंत मौका देखकर एक अंतिम वार करके हिरन को मार गिराता है और वहीं पर उसे चित कर देता है। हिरन के मरने के बाद कई कीमती आइटम्स गिरते हैं, जिनमें से एक डिब्बा यूया का ध्यान खींचता है। जब उसने वो डब्बा खोला तो उसे पता चला ये एक पोर्टेबल बाथ सेट था, जो कि एक खास जादुई शक्ति से हमेशा साफ रहता है और इसमें प्राइवेसी का विशेष इंतजाम भी था ताकि कोई झांक न सके। यूया इस अनोखी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसे ट्राई करने के लिए सोचने लगता है, लेकिन बीच जंगल में इसका इस्तेमाल करना काफी खतरनाक हो सकता था, इसीलिए वो घर लौटकर नाइट के साथ आराम से नहाता है। अब अगले दिन यूया और नाइट की लड़ाई एक नीडल रोलर से हुई, जो कि एक बहुत ही तेज मॉन्स्टर था। शुरू में यूया को थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन जल्द ही वो उसकी चालों को समझकर उससे बचने लगा। इसी बीच जब वो दीवार से टकराकर फंस गया, तब यूया हमला करके उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद यूया का लेवल बढ़कर सीधा 240 हो गया। वहाँ नाइट का लेवल भी 510 तक पहुँच गया था। अभी वो दोनों लेवल्स देखने में ही लगे थे कि इसी बीच दीवार टूट गई और सामने गुफा का रास्ता खुल जाता है। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं, जहाँ यूया ने दुश्मनों के होने का पता लगाया, पर उसे वहाँ पर ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला। जैसे ही वो एक बड़े कमरे में पहुँचे तो यूया देखकर चौंक गया, क्योंकि वहाँ पर एक इंसानी कंकाल पड़ा था। वही नाइट उसे इशारा करके पास में रखी एक किताब दिखाता है, जिसे पढ़ने पर पता चलता है कि ये बुक किसी द सेज यानी ऋषि की किताब है। किताब पढ़ते ही उसे समझ आता है कि वो वही ऋषि था जिसने हर तरह की कला और स्किल में महारत हासिल कर ली थी और जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया था कि देवता भी उससे प्रभावित होकर उसे अपने साथ बुलाने लगे थे। लेकिन उसने देवताओं का नियंत्रण भी ठुकरा दिया था। धीरे धीरे वो किताब अपने आप यूया से बात करने लगी और उसे वार्न करती है कि जब वो और शक्तिशाली होगा तो लोग उससे डरने लगेंगे। अब ये सुनकर यूया सोच में पड़ गया कि ऐसे होने से कैसे रोका जाए। तभी अचानक उसे उस महान ऋषि की आवाज सुनाई दी, जिसने यूया को बस इतना कहा, तुम्हें कुछ भरोसेमंद लोग खोजने चाहिए। इस पर यूया ने पूछा कि क्या वो कोई जादू सीख सकता है। बस फिर क्या था, ऋषि ने अपनी सारी जादुई विद्या किताब से भर दी। हालांकि उसने ये भी बताया कि यूया जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरी दुनिया का होने की वजह से उसके शरीर में जादुई सर्किट नहीं था। लेकिन ऋषि खुद अपने जादुई सर्किट यूया को सौंप कर उसे आशीर्वाद देता है, खुशहाल जीवन जियो। इधर घर लौटकर यूया किताब से जादू सीखना शुरू करता है। सबसे पहले उसने जादुई एनर्जी को महसूस करना सीखा, जिससे उसे मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन स्किल मिली। इस शक्ति की मदद से अगर वो अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठी करके जो भी कल्पना करेगा वो जादू उत्पन्न हो जाएगा। फिर इसके बाद उसने बाहर जाकर पानी की बॉल को बनाने की कल्पना की और नाइट भी उसके साथ सीखने लगता है। अब जब वो पानी की बॉल को पेड़ की ओर फेंकता है और वेव इतनी तेजी से निकलती है कि पेड़ के अंदर छेद ही कर देती है। अब इसी बीच उधर शाही राजधानी में एलन राजा को रिपोर्ट देता है। जब उसने यूया और राजकुमारी की बात करते हुए जैसे ही ये बताया कि राजकुमारी ने यूया को शादी का प्रस्ताव दिया है, ये सुनकर राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि यूया ने उसकी बेटी को बहकाया होगा। इधर स्कूल में यूया दिन में सपने देखने लगा। दरअसल उसे संत की किताब की चेतावनी याद आती है, जिसमें कहा गया था कि जादू का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो तकनीकें वो सीख रहा है वो इतनी आम नहीं है। यहाँ तक कि दूसरे संसार में भी लोग उन्हें नहीं जानते। वही टीचर बच्चों को याद दिलाती है, स्टूडेंट्स अगले हफ्ते तुम्हें स्कूल कैंपिंग ट्रिप पर जाना है। इसके बाद उसने सभी बच्चों को 4-4 के ग्रुप में बांट दिया। यूया के ग्रुप में यूया, कायदे, अकीरा और एक लड़की रिन थी। कैंपिंग ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड थी। वहीं यूया का इस कैंपिंग पर जाने का कोई मन नहीं था और ना ही कोई सामान। खैर इसके बाद वो सब मॉल की ओर निकलते हैं। वहाँ शिंगो को देखकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि कायोरी भी उनके साथ आई है। रियो को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि यूया जैसा सामान्य सा लड़का कायोरी जैसी लड़की का दोस्त है, क्योंकि ज्यादातर लोग कायोरी से डरते थे। दरअसल वो डायरेक्टर की बेटी थी ना, इसीलिए। लेकिन कायोरी का मानना था कि सबको उसे भी किसी और स्टूडेंट की तरह ही देखना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अब वो सब मिलकर मॉल जाते हैं और यूया के लिए एक बैग चुनते हैं। इसके बाद वो सब घूमते घुमाते एक आर्केड में पहुंच गए, जहां शिंगो को अपना पसंदीदा कैरेक्टर एक क्रेन गेम मशीन में दिखता है। लेकिन उसने बताया कि वो इस गेम में बहुत ही ज्यादा खराब है। तब यूया गेम खेलने का फैसला करता हुआ
अपनी डिटेक्ट वीकनेस स्किल का इस्तेमाल करके गेम की कमजोर जगह ढूंढकर पहले ही कोशिश में फिगर जीत लेता है। जहां कैदे का मजाक में मांगा हुआ बिल्ला यूया अपनी स्किल से आसानी से जीत लेता है। तब कायोरी बताती है कि ये उसका पहली बार आर्केड आने का एक्सपीरियंस था और फिर वो यूया को उसके गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलकर सभी लड़कियों के साथ कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। अब इसी बीच लड़के ब्रेक लेकर कैफे में गए, जहां यूया सोचता है कि आज उसे कितना मजा आया। शायद ये पहली बार था कि जब उसने अपने दोस्तों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन इसी बीच अचानक अलार्म बज उठा और अनाउंस हुआ कि मॉल में आग लग गई है और सबको तुरंत बाहर निकलना होगा। अब इधर यूया को चिंता होती है कि लड़कियां कहाँ हैं, क्योंकि आग शायद उनके पास हो सकती है। अभी वो सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि तभी रियो को कायदे का फोन आया कि वो भी ऊपर फंसी हुई है। अब यूया उन्हें बचाने का फैसला करता है। आग के मेन सोर्स तक पहुंचते ही उसकी नजर स्प्रिंकलर पर पड़ी, जो कि आग को बुझाने में नाकामयाब हो रहे थे। वो सोचता है कि अब उसे अपना जादू इस्तेमाल करना ही होगा। इसके साथ ही उसने अपने शरीर को पानी की परत से ढक लिया ताकि वो जलती हुई लपटों के बीच से गुजर सके। उधर धुएं के कारण लड़कियां पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। अब यूया उन्हें ढूंढता हुआ समय रहते किसी तरह उन तक पहुंच ही गया। इसके बाद उसने अपने डिटेक्शन स्किल से पूरी बिल्डिंग को स्कैन किया, जहां उसे पता लगा कि सिर्फ वही लोग अंदर फंसे हैं। वो अपने जादू से लड़कियों को ढक देता है ताकि वो उन्हें आग से बचा सके। लेकिन इसी बीच आग और भड़क उठती है, जिससे यूया ये सोचने में लग गया कि शायद वो अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी बीच इधर बाहर रियो और शिंगो पुलिस अधिकारियों से कहते हैं कि उनके दोस्त अब भी अंदर फंसे हुए हैं, अरे कुछ मदद करो। लेकिन फायर ब्रिगेड वाले उनकी कोई भी मदद करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक आग नहीं बुझती वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब उधर यूया लड़कियों को लेकर रास्ता ढूंढते हुए बाहर आ ही रहा था कि तभी अचानक छत गिर गई। इस हादसे में वो किसी तरह से बच गए, लेकिन कायोरी के हाथ से यूया का दिया हुआ तोहफा गिर जाता है और इस दौरान यूया एक डेड एंड पर पहुंच गया, जहां उसे ये समझ आ जाता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। तब उसने अपने जादू का इस्तेमाल करके बिल्डिंग की दीवार तोड़कर खुद का नया रास्ता बना लिया, जिससे अगले ही पल बिल्डिंग हिलने लगी। लेकिन यूया किसी तरह लड़कियों को लेकर बाहर निकल ही आता है। अब बाहर पहुंचकर लड़कियों का तुरंत इलाज करने के लिए उन्हें ले जाया जाता है। वहीं फायर फाइटर्स यूया को इतना लापरवाह होने के लिए डांटते हैं। अरे यार, एक तो उसने तुम्हारी मदद करी है और उसे तुम डांटे जा रहे हो, वाह। खैर, इसी बीच कायोरी के पिता वहां पर पहुंचे और एक बार फिर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यूया का धन्यवाद करते हैं। तुम तो भगवान बनकर आए हो मेरी बेटी के लिए। इसके बाद यूया जब घर लौटा तो नाइट दौड़कर उससे लिपट गया, जिससे यूया को भी उसके किसी अपने का खोने का एहसास होता है। इसके बाद वो इस सोच में पड़ गया कि आखिर वो इस जादू की मदद से क्या क्या कर सकता है। इस दौरान उसे याद आया कि जादू असल में कल्पना को हकीकत बनाने की कला है। इसके बाद वो ध्यान लगाकर जहाँ भी जाना चाहता है उसकी कल्पना करता है। ये क्या, थोड़ी ही देर में अचानक उसके सामने एक पोर्टल खुल गया और वो सीधा गहरे डार्क फॉरेस्ट में पहुंच गया। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन उसे समझ आता है कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर जा सकता है जहां वो पहले जा चुका है। फिर भी वो सोचता है कि ये तरीका अच्छा है, क्योंकि वो अब स्कूल ट्रिप के दौरान भी घर आकर नाइट को खाना खिला सकता है। फिर उन्हें एक गुफा मिलती है जहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन रहते थे, लेकिन यूया की लेजेंडरी तलवार के सामने गॉब्लिन्स की कोई औकात ही नहीं होती। और फिर लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें बहुत सारी कीमती और दुर्लभ चीजें मिली, जिन्हें यूया ने अपनी स्टोरेज स्किल से उन सबको सुरक्षित रख लिया। उसे अब ये फील होने लग गया कि उसका और नाइट का टीम वर्क पहले से अब कई ज्यादा बेहतर हो गया है। इसके बाद गुफा से बाहर निकलते ही यूया ये सोचता है कि आज के लिए यही रुक जाना चाहिए, लेकिन उसका साथी नाइट ये देखकर उदास हो गया, जैसे उसे अभी और आगे बढ़ना है। अब ये देखकर यूया उसे समझाता है कि उसे स्कूल ट्रिप की तैयारी भी करनी है, लेकिन तभी नाइट अचानक भाग पड़ा। इसके साथ ही यूया भी उसके पीछे दौड़ पड़ा, क्योंकि वो समझ गया था कि नाइट ने पक्का कुछ महसूस किया है। बड़ी सावधानी से यूया अपनी इनविजिबिलिटी वाली शक्ति का यूज करके धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि इस दौरान उसे एक लड़की दिखाई दी, जो घायल होने के बावजूद भी कई सारे गॉब्लिन्स का सामना कर रही थी। यूया उसे बचाना चाहता था, लेकिन नाइट ने ऐसा करने से यूया को रोक लिया कि तभी एक एलिट गॉब्लिन हमला करते हुए एक बड़ा पेड़ गिरा देता है। लेकिन अचानक से कुछ धागे उसका रास्ता रोक देते हैं और अगले ही पल लड़की पलटवार करते हुए गॉब्लिन का हाथ काट देती है। अब इधर यूया सोच में पड़ गया कि आखिर ये धागे हैं या क्या है, लेकिन उधर बाकी गॉब्लिन उस लड़की पर झपट पड़े। अब वो अपने धागों से उनके हमलों को रोकने की कोशिश करती है, मगर एलीट गॉब्लिन उस पर वार करता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई। इसके बाद जैसे ही गॉब्लिन उस पर हमला करने वाला था, तभी हमारा हीरो यूया और नाइट उसके सामने आ जाते हैं
और वहीं पर गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। ये ही पे फुर्रे। लेकिन साथ ही वहां पर अगले ही पल अनगिनत गॉब्लिन्स प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर यूया को मजबूरन अपनी दिव्य चाबुक का इस्तेमाल करना ही पड़ा, जिसके एक ही वार ने सभी गॉब्लिन्स को एक साथ जकड़कर कुचल दिया। ये हुई ना बात। लड़ाई के बाद यूया ने उस बेहोश लड़की को अपने घर ले जाने का सोचा, जो नाइट को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। दरअसल यूया लड़की को इस गॉब्लिन वर्ल्ड में छोड़ना नहीं चाहता था, बस इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक वो लड़की होश में आ गई। तभी वो हैरान होकर देखती है कि उसे उठाकर ले जाया जा रहा है। बस फिर क्या था, वो फौरन गिरकर जमीन पर आ गई। अब इधर यूया उसे अपना हीलिंग जूस पिलाता है, जिससे उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो गई। इसे देखकर लड़की चकित रह गई। अरे भैया, ये मार्केट में कौन सा जूस आ गया? वो उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन, जिस पर यूया अपना इंट्रोडक्शन देता है और नाइट का भी इंट्रोडक्शन देता है। मैं हूँ यूया और ये है नाइट। मगर नाइट उस लड़की को देखकर बहुत ही अजीब बिहेवियर कर रहा था, जैसे कि वो उसकी कोई सौतन हो। इस दौरान उस लड़की ने अपना नाम लूना बताया। वो बताती है कि दरअसल वो जंगल में ट्रेनिंग कर रही थी कि तभी एलीट गॉब्लिन ने उसे अचानक से घेर लिया और वो वहीं पर मुश्किल में फंस गई। इस दौरान उसने ये भी पूछा कि गॉब्लिन्स का क्या हुआ, तो यूया ने उसे बताया कि उसने उन्हें हरा दिया। तब लूना ने उससे पूछा कि वो जंगल में क्या कर रहा था। इस पर यूया ने उसे बताया कि वो भी उसकी तरह ट्रेनिंग कर रहा था। अब ये सुनकर लूना फिर से शॉक हो गई। इसके साथ ही वो उससे कहती है कि मैं इतनी गंदी हो रखी हूँ और पसीने से तरबतर हालत में हूँ, क्या आसपास कोई नदी है जहाँ मैं खुद को साफ कर सकूं? अब ये सुनते ही यूया अपना पोर्टेबल बाथ टब निकालता है, जिसे देखकर लूना को यकीन नहीं होता कि उसके पास इतना सेक्सी सामान है। तब यूया उसे बताता है कि दरअसल ये उसे क्रिस्टल डियर से मिला था। ये सुनकर लूना फिर से शॉक रह गई कि उसने इतने ताकतवर दैत्य को कैसे हरा दिया। धीरे धीरे बातचीत में लूना बताती है कि वो किसी ग्राहक से अनुरोध करके यहाँ पर आई थी, लेकिन यूया ये नहीं सुन पाता। वो यूया से कहती है, देखो हम दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना साथ में ट्रेनिंग करें। अब यूया उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए उसकी बात के लिए वो मान गया। ठीक है, साथ में ट्रेनिंग कर लेंगे। इसके बाद से फिर दोनों मिलकर साथ में ट्रेनिंग करने लगे। एक और जहां लूना धागों का उपयोग करके लड़ाई करना सीखती है, वहीं यूया भी अपनी टेक्निक लूना से साझा करता है, जिसके बाद लूना भी अब गॉब्लिन्स को आसानी से काट देती है, जिस पर यूया उसकी तारीफ करता है। अरे वाह, तुमने तो आसानी से एलीट गॉब्लिन्स को हरा दिया। मगर लूना कहती है कि अभी उसे और मजबूत होना है ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। ट्रेनिंग के आखिरी दिन यूया ने जैसे ही नहाने के लिए अपना बाथ टब निकाला, तभी अचानक लूना उसके साथ उसमें आ गई, जिससे अपना सख्त यूया पिघल कर पानी पानी हो गया। इतना ही नहीं, अगले ही पल लूना उससे लिपट कर कहती है कि वो उसके साथ बिताए समय को हमेशा याद रखेगी और ये पल उसके लिए बहुत ही खास है। इसके साथ ही वो यूया का शुक्रिया अदा भी करती है। अब अगले दिन उसकी क्लास स्कूल ट्रिप पर निकलती है। फिर बस में यूया अपने दोस्तों के साथ ताश खेलता है, जहाँ कैदे उससे कहती है, क्या बात है मियाँ, काफी थके थके लग रहे हो, हाँ? आखिर माजरा क्या है? तब यूया बताता है कि दरअसल पिछली रात उसे ठीक से नींद नहीं आई और इसके बाद ताश के खेल में यूया लगातार 5 बार जीत जाता है, जिसे देखकर सबको यकीन ही नहीं होता। लेकिन यूया सोचता है कि शायद वो उसकी लक स्टैट की वजह से है, जिसमें उसने बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स डाले थे। वो ये भी सोचता है कि लूना से मिलना भी उसकी किस्मत का हिस्सा रहा होगा। फिर देखते ही देखते ट्रिप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। उनकी मैम उन्हें ये भी बताती है कि उन्हें 2 दिन जंगल में रहना होगा और जमीन से ही खाने पीने की चीजें ढूंढनी होगी। वो बताती है कि नदी में मछलियां हैं और जंगल में खाने लायक पौधे भी, लेकिन कुछ पौधे जहरीले हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो गए, लेकिन मैम सवादा कहती है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल के डॉक्टर मौजूद है, डरो मत, चलो 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 निकलो। हालांकि स्टूडेंट्स उनसे डरते थे क्योंकि अक्सर उनके कमरे से चीखें सुनाई देती थी। इसके बाद अगले ही पल स्टूडेंट्स को जंगल में छोड़ दिया गया। रिन सुझाव देती है कि यूया और कायदे मछली पकड़ने जाएं और वो अकीरा के साथ खाने के लिए पौधे ढूंढेगी। इसके साथ ही यूया और कायदे नदी पर गए, लेकिन उन्होंने पाया कि ज्यादातर अच्छे स्पॉट्स पहले ही स्टूडेंट्स ने घेर लिए थे। तभी यूया ने अपनी डिक्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके एक नई जगह ढूंढी, जहां उसने पानी में उतरकर अपनी स्पेशल रिफ्लेक्सिस से बहुत सारी मछलियां पकड़ ली और लूना से सीखी बातों को याद करता है।
वो नहीं, अरे ये कि दुश्मन की चाल को समझकर कैसे एक्शन करना चाहिए। वो नंगे हाथों से मछलियां पकड़ने लगता है। ये देखकर कायदे दंग रह गई और वहीं बाकी स्टूडेंट्स भी ये सोचते हैं, अरे यार ये क्या पागल है, क्यों आया ये हमारे कॉलेज में। वहीं दूसरी ओर इस दौरान एक अंधेरी जगह पर एक दुकान दिखाई देती है जहां कठपुतलियां रखी हुई थी। लूना अपने धागों से उनकी गर्दनें काट देती है। वो सोचती है कि जब उसकी शक्ति और भी बढ़ गई है तो क्यों ना उसकी सही से प्रैक्टिस करे। वो यूया के साथ बिताए समय को याद करते हुए सोचती है कि काश वो उसे पहले मिला होता तो उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन वो जानती है कि उसे यूया को भूलना होगा क्योंकि उसकी असली पहचान तो हेड हंटर है, एक ऐसी खतरनाक हथियारन जो अपने अगले लक्ष्य की तैयारी में है। इधर यूया और कायदे मछलियों के साथ वापस लौटते हैं और रिन से मिलते हैं। ये लो मछलियां ही मछलियां। रिन ये देखकर चौंक गई कि यूया ने सब मछलियां हाथों से पकड़ी है। इधर अकीरा जमीन पर गिरा पड़ा होता है और शिकायत करता है कि रिन ने उसे जहरीले मशरूम चेक करने के लिए उसका यूज किया। अब यूया उसकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। रिन और अकीरा पौधे भी लाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जहरीले मशरूम भी थे जिससे यूया ने अपनी स्किल की मदद से अलग कर दिया। ये नहीं है। इसके बाद वो अपना फूड कलेक्शन सवादा को दिखाते हैं, जो उसे देखते ही खुश होकर कहती है, तुम्हारी टीम पहली है जिसने इतना सेफ और यूजफुल खाना जमा किया है। इसके बाद वो सोचती है कि अब उसका बोनस पक्का है, लेकिन वो उन्हें ये भी बताती है, देखो अब तुमने खाना तो ढूंढ लिया, लेकिन जब ये खाना तुम खुद पकाओगे तब तुम्हें और मार्क्स दिए जाएंगे। चलो चलो अब खाना बनाओ, खाना बनाओ। इसके बाद सब यूया की ओर देखते हैं और तय करते हैं कि वो ही खाना बनाएगा। पहले यूया इसके लिए थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन फिर वो मान गया। अकेले रहने और दूसरी दुनिया में खुद खाना बनाने की वजह से उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था। बस फिर क्या था, वो एक शानदार खाना तैयार करता है। सभी उसके हाथ का खाना टेस्ट करके चौंक जाते हैं, इतना टेस्टी, इसमें एवरेस्ट मसाला डाला है क्या। वहीं सवादा जिसने थोड़ी लिटिल लगा रखी थी, वो कहती है, भले ही स्कूल के कुक बहुत बड़े शेफ हो, लेकिन यूया का खाना उनसे भी बेहतर है। ये सुनकर यूया सोचता है कि वो तो बस अकेलेपन में खुद के लिए खाना बनाता था, लेकिन अब लोगों को खुश देखकर उसे भी खुशी होती है। खाने के बाद सवादा अचानक से कहती है, यूया क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। वो बताती है कि वो ना तो खाना बना सकती है और ना ही घर संभाल सकती है, क्योंकि उसने हमेशा रिसर्च पर ध्यान दिया है और तो और वो कभी किसी रिश्ते में भी नहीं रही। लेकिन यूया का खाना खाकर उसे लगता है कि यूया एकदम परफेक्ट इंसान है उसके लिए और वही उसका ख्याल भी रख सकता है। इस पर बाकी सभी कहते हैं, अरे यार ये क्या पागलपन है। कायदे तो यहाँ तक कहती है कि यूया शादी के लिए अच्छा इंसान नहीं है, जिसे सुनकर यूया सोचने लगता है कि शायद वो एक अच्छा इंसान अभी तक बन ही नहीं पाया। अब इधर सवादा बार बार इस बात पर जोर देती है कि वो यूया से शादी करना चाहती है, यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि अगर जरूरत पड़ी ना तो वो उसका इंतजार भी करेगी। ये सुनकर यूया बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि ये सही नहीं है कि सवादा उसकी टीचर है यार। लेकिन वो उसे ये कहकर जवाब देता है कि वो उन्हें एक अच्छी टीचर मानता है। ये सुनकर सवादा खुश हो जाती है और यूया को अपने सीने से कसकर लगा लेती है। तभी कायदे उसे खींचकर अलग करने की कोशिश करती है और पास खड़ा अकीरा ये सोचता है कि यूया दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का है। वाह, किस्मत हो तो ऐसी हो, वरना ना ही हो। उस रात यूया टेलीपोर्ट करके अपने घर लौटता है ताकि नाइट की देखभाल कर सके। वो अपने स्टोरेज से खाना निकालकर नाइट के लिए डिनर तैयार करता है। जब वो नाइट को स्वाद लेकर खाते हुए देखता है तो उसके मन में आता है कि उसे दूसरों को खुश करने में भी मजा आता है, खासकर जब वो अपने हाथों से कुछ पकाता है। खाना खिलाने के बाद यूया फिर से कैंप में लौट आता है, जहाँ बाकी लोग नहाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, सब उसकी ओर देखने लगते हैं। अब यूया सोचता है कि आखिर सब लोग उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। अकीरा गुस्से में कहता है, तेरा शरीर तो बहुत ही गजब का है भाई। अब ये सुनकर यूया उलझन में पड़ जाता है कि इसमें क्या गलत है यार। लेकिन अकीरा तो बस हैरान था कि वो ना केवल खूबसूरत दिखता है, बल्कि उसका शरीर भी बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। उधर लड़कियों के बाथरूम में रिन कायदे को चिढ़ाती है और कहती है, जरूर सारे लड़के उस पर फिदा होंगे। लेकिन तभी कायोरी आ जाती है और वो सुनती है कि सवादा ने यूया से शादी करने की इच्छा जताई है। ये सुनकर कायोरी चौंक जाती है। लड़कियां हंसते हुए कहती है, देखो भाई सवादा के पास एक एडवांटेज है। ये सुनकर कायदे सोच में पड़ जाती है और फैसला करती है कि शायद उसे भी यूया के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर करना चाहिए। इसके बाद कायोरी भी अपने दिल में सोचती है कि क्या वो यूया को पसंद करती है। लेकिन
तुरंत इनकार कर देती है, ना 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 ना, मेरे टाइप का नहीं है। रिन कहती है कि काओरी बहुत ही साफ साफ दिखा रही है, भले ही वो मना कर रही है लेकिन उसके मन में तो यही है। अब काओरी ये सोचने लगती है कि यूया को आखिर कैसी लड़कियां पसंद होगी। अब अगली सुबह कुछ स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनकी चीजें बुरी तरह से बिखरी और फटी हुई है। सब सोचते हैं कि शायद कोई चोर आया था। अकीरा का चेहरा तो चिंता से भर जाता है, जबकि यूया तुरंत अपनी और अपने दोस्तों की चीजें चेक करता है और पाता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सब लोग नाश्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी अकीरा पेड़ पर खरोच के निशान देखता है और देखकर डर जाता है। यूया को याद आता है कि अकीरा ने बताया था कि उसे कभी भालुओं को फंसाने के लिए चारा बनाया जाता था। अभी यूया को समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा भालू सामने आ जाता है और सीधे लड़कियों की ओर दौड़ने लगता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और जान बचाकर भागने लगते हैं। भालू भी उनका पीछा करता है और पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। तभी उनकी टीचर सवादा इशारा करती हैं कि सब लोग उसकी ओर भागकर सुरक्षित जगह ले। लेकिन जैसे ही सब लोग दौड़ते हैं तो सवादा गिर जाती है और भालू उस पर झपटने ही वाला होता है। लेकिन उसी समय यूया बीच में कूदकर उसे बचा लेता है। वो भालू से सीधा भिड़ जाता है और उसे जमीन पर पटक कर बेहोश कर देता है। इधर सवादा हैरान रह जाती है। वो कहती है वो तो यूया को जानवर से लड़ने के लिए डांटती, लेकिन आज उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और मजाक में फिर से शादी का प्रस्ताव रखती है। यूया तो मुझसे शादी कर लो ना। ये सुनकर यूया शर्मा जाता है और फिर बड़े ही शांत स्वभाव से मना कर देता है, सॉरी मैम। इसके बाद सवाल उठता है कि अब उस भालू का क्या होगा। तब कायोरी समझाती है कि वो भालू को अपने कैंप पर गार्ड रक्षक बना लेंगे, लेकिन अगर वो फिर से इंसानों पर हमला करता है तो उन्हें मजबूरी में उसे खा लेना पड़ेगा। अजीब बात तो ये थी कि भालू भी जैसे उनकी बात समझ गया और वहीं पर शांत हो गया और इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और कैंपिंग ट्रिप वहीं पर खत्म हो जाता है। घर लौटने के बाद पता चलता है कि यूया को दूसरी दुनिया के राजा से मिलने का बुलावा आया है। लेक्सिया के साथ मिलने जाते समय यूया जंगल में कुछ दानवों के झुंड से टकरा जाता है। उसे लगता है कि अगर लेक्सिया की टुकड़ी उनसे टकरा गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो अकेले ही उनसे भिड़ जाता है। नाइट उन पर वार करता है और यूया अपना भाला फेंकता है, लेकिन दानव उसे पकड़ लेता है। फिर वो हथौड़े का इस्तेमाल करता है और एक ही वार में दानव को चकनाचूर कर देता है, जिससे आसपास का इलाका भी हिल जाता है। अब यूया फिर से उस साधु के हथियारों की ताकत देखकर हैरान रह जाता है। फिर दानव मरते समय एक अजीब सा हेलमेट छोड़ता है। यूया उसे उठाकर पहनता है, लेकिन तभी पास ही एक अजीब सा खरगोश उसे देखता है और कहता है वही है। तभी लेक्सिया और उसकी पार्टी वहां पर पहुंच जाती है। ओवेन, लेक्सिया का अंगरक्षक, जैसे ही उसे उस हेलमेट में देखता है वो डर जाता है। यूया समझ जाता है कि शायद हेलमेट की वजह से ये सब हो रहा है और तुरंत वो उस हेलमेट को उतार देता है। ये देखकर सब लोग चैन की सांस लेते हैं। उतार दिया हेलमेट और लेक्सिया खुशी से उसका स्वागत करती है और फिर वो उसे राजमहल में आने का निमंत्रण देते हैं। लेकिन उसी समय नाइट अचानक लेक्सिया पर कूद पड़ता है। तभी एक पेड़ उन पर गिरता है, जिसे यूया अपनी तलवार से काट देता है। यूया देखता है कि ये हमला उन्हीं धागों से हुआ है जो लूना इस्तेमाल करती थी। फिर उसे समझ आता है कि नाइट दरअसल राजकुमारी को बचा रहा था। ओवन हैरान रह जाता है कि ये क्या हो रहा है और ये कोई और नहीं, ये लूना ही थी जिसने हमला किया, लेकिन वो असफल होकर खुद को कोस रही थी। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है तो यूया उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब यूया उसे देखकर हैरान हो जाता है कि वो सचमुच लूना ही थी। लेक्सिया भी पास आती है और पूछती है कि ये कौन है। तब वो बताता है कि लूना वही है जिसने पहले उस पर हमला किया था और अब वो समझ गया कि नाइट ने पहले से ही उसकी सच्चाई भांप ली थी। अब यूया उसकी चोटें देखता है और कहता है कि वो उसे अपने घर ले जाकर ठीक करना चाहता है और फिर उससे सच्चाई जानना चाहता है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं था कि लूना बुरी इंसान है। अब लेक्सिया उसकी बात मान लेती है और कहती है कि वो भी इस घटना के पीछे का सच जानना चाहती है और साथ ही वो ये भी समझना चाहती है कि यूया का लूना के साथ आखिर रिश्ता क्या है। इसलिए यूया टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके सबको अपने घर ले आता है। लेक्सिया उसकी इस शक्ति को देखकर हैरान हो जाती है। जैसे ही लूना को होश आता है तो लेक्सिया उससे सवाल करती है। लूना पहले तो कहती है कि उसका मर जाना ही सही होगा क्योंकि वो एक अपराधी है, लेकिन यूया और लेक्सिया के जोर देने पर वो अपना अतीत बताती है कि बचपन में वो एक अनाथ थी और जिंदा रहने के लिए इधर उधर से खाने पीने की चीजें चुराती थी। फिर उसे एक आदमी ने पाला जिसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया और हथियारे बनने की ट्रेनिंग भी दी। धीरे धीरे वो डार्क गिल्ड में शामिल हो गई और एक नामी कातिल बन गई जिसे लोग हेड हंटर कहते थे। अब ये सुनकर लेक्सिया भी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने भी उस नाम को सुना था। लूना कहती है कि उसका मिशन राजकुमारी लेक्सिया की हत्या करना था, लेकिन अब जब वो
असफल हो गई है तो उसकी मौत तय है। या तो उसे सरकार फांसी दे देगी या फिर डार्क गिल्ड खुद उसे मार डालेगा। अब यूया ये सुनकर चिंतित हो जाता है, लेकिन लूना कहती है कि वो क्यों उसकी परवाह कर रहा है, उन्होंने तो बस थोड़ी देर ही साथ समय बिताया था। यूया गंभीर होकर कहता है भले ही उनका समय छोटा था लेकिन वो उसके लिए कीमती था और इसीलिए वो उसे एक दोस्त मानता है। लेक्सिया ये सब सुनकर कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड बन सकती हो, इससे डार्क गिल्ड भी आसानी से तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। लूना इसे पागलपन मानती है और कहती है कि उसके हाथ खून से सने हैं, लेकिन लेक्सिया उसका हाथ पकड़कर कहती है ये हाथ तो बहुत ही नरम है और ये सब यूया के बात की वजह से हुआ है ना। लूना मना करती है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लेक्सिया उसे साफ शब्दों में कहती है कि उसने उसे मारने की कोशिश की है और असफल रही है। इसका मतलब ये है कि वो हार चुकी है, अब उसे उसकी आज्ञा माननी होगी। इसीलिए लूना मजबूर होकर मान जाती है। इसके बाद लेक्सिया मजाकिया अंदाज में पूछती है कि यूया का बात कैसे काम करता है। तब लूना बताती है कि यूया के पास एक बहुत ही खास चीज है जो कहीं भी गर्म पानी का बाथ बना सकती है और थकान दूर करने के साथ साथ सुंदरता पर भी असर डालती है। अब लेक्सिका ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो भी इसका इस्तेमाल करना चाहती है। फिर लेक्सिका और लूना साथ में बात लेती है। वहाँ लेक्सिका अचानक पूछती है क्या तुम्हें यूया पसंद है। लूना तुरंत मना कर देती है, लेकिन लेक्सिका कहती है कि उसकी आंखें सब बता रही है। फिर लेक्सिका घोषणा करती है कि वो यूया से शादी करना चाहती है और इसे लेकर दोनों में मजाक मजाक में एक जंग छिड़ जाती है। लूना भी अनजाने में मान लेती है कि वो यूया को खोना नहीं चाहती। बस फिर क्या था, उसके बाद डिनर के समय लेक्सिका खाना बनाने की कोशिश करती है लेकिन एक आलू तक नहीं काट पाती और गलती से चाकू गिराकर लगभग दुर्घटना कर देती है। फिर इसके बाद यूया खाना बनाता है, सबको उसका खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब लूना जलन महसूस करती है और कहती है कि उसका घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, इसीलिए यूया उसे अपने हाथों से खिलाए। यूया इसके लिए मान जाता है। लूना मुस्कुराकर लेक्सिका को चिढ़ाती है। अब ये देखकर लेक्सिका भी जिद करती है कि यूया उसे भी खिलाए। यूया कहता है कि वो घायल नहीं है, लेकिन राजकुमारी का आदेश मानकर उसे भी खिलाना पड़ता है। अब रात को लेक्सिका और लूना एक साथ सोती है और यूया सोचता है कि दिन कितना अजीब था लेकिन अच्छा बीता। फिर अगले दिन सब ओवन और उसकी सेना से मिलते हैं। यूया उनसे माफी मांगता है कि पिछली बार वो उन्हें अकेला छोड़ गया था। ओवन आभारी होता है कि यूया ने राजकुमारी की जान बचाई, लेकिन जब यूया लूना का परिचय कराता है तो लेक्सिका बिना कुछ छिपाए बता देती है कि लूना वही हत्यारन है जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन अब वो उसकी बॉडीगार्ड बनेगी। ये सुनकर सब सैनिक दंग रह जाते हैं। ओवन तो तुरंत आदेश देता है कि लूना को घेर लिया जाए, लेकिन लेक्सिका उन्हें रोक देती है और कहती है कि अगर लूना सच में उसे मारना चाहती तो कल रात को ही वो मार देती। अब ये सुनकर सैनिक कुछ हद तक तो मान